इस वीडियो में आप देख सकते हैं आयशा के बारे में अपडेट्स। जी हाँ, आयशा के बारे में एक नई अपडेट आई है, हम आपको बताएंगे इसमें तफसीलात। और पूरे हिंदुस्तान भर में जहेज के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, उसकी भी अपडेट हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और जहेज के मामले में मजीद मालूमात हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि हिंदुस्तान के कौन से इलाके में कितना जहेज लिया जाता है, ये भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो हमारी इन तमाम तफसीलात को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहे। और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक एंड फॉलो कर लीजिए, आपको ऐसी ताज़ा तरीन जानकारी भी मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। आयशा आत्महत्या मामले में आज आरिफ को रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। तभी आयशा के पिता के वकील जफर पठान ने कोर्ट में आयशा के जरिए लिखा गया एक लेटर पेश किया। इस खत में आयशा ने आरिफ को लिखा था कि तुमने अपनी करतूत को छुपाने के लिए मेरा नाम आसिफ के साथ जोड़ दिया, जबकि आसिफ मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरा बेस्ट भाई है। खत में आयशा ने आरिफ के जरिए खुद पर किए गए जुल्मों के बारे में लिखा है। आयशा ने लिखा है कि तुमने मुझे 4 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया था, ना खाना दिया था और ना पानी। मैं उस वक्त गर्भवती थी और तब भी तुम नहीं आए मेरी मदद के लिए, और जब आए तब तुमने मुझे खूब पीटा था, जिसकी वजह से मेरा लिटिल आरू आसिफ मर गया और अब मैं उसके पास जा रही हूँ। इसी खत में आयशा आगे लिखती है, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया है, तुमने हंसती खेलती 2 जिंदगियों को उजाड़ दिया है। आई लव यू कुकू, मैं गलत नहीं थी बल्कि तुम्हारा स्वभाव ही गलत था। तुम्हारी आंखों पर मैं फिदा थी, और क्यों वो तो मैं अगले जन्म में ही बता पाऊंगी। इतना लिखने के बाद आखिरी में आयशा लिखती है, लव यू, योर वाइफ आयशा आरिफ। आज आरिफ की 3 दिन की रिमांड खत्म हुई तो पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट को कहा कि अब उनके पास आरिफ के खिलाफ सबूत हैं, जिस वजह से उन्हें आरिफ की पुलिस कस्टडी नहीं चाहिए, और कोर्ट ने आरिफ को जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया है। अहमदाबाद की आयशा आत्महत्या के मामले की जांच कर रही रिवर फ्रंट पुलिस को आयशा और आरिफ दोनों का ही मोबाइल हाथ लग चुका है। अब पुलिस के हाथ वो लेटर भी लग गया है जिसमें आयशा ने आत्महत्या से पहले आरिफ के खिलाफ लिखा था, जिसकी अब फॉरेंसिक जाँच होने के बाद चार्जशीट फाइल की जाएगी। 23 साल की आयशा ने 28 फरवरी को शादी के 3 साल बाद अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूदकर जान दे दी थी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। आयशा सुसाइड केस में एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। आयशा के वकील ने बताया कि साबरमती रिवर फ्रंट पर आयशा के बनाए वीडियो ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि आयशा का संघर्ष तो उसके निकाह के 2 महीने बाद ही शुरू हो गया था। खुद आरिफ ने ही आयशा को बताया था कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है। इसके बावजूद आयशा अपने गरीब माता पिता को दुख ना हो इसके लिए लड़ती रही। एक पत्नी के लिए इससे बुरा एहसास और क्या हो सकता है कि उसका पति उसके सामने ही गर्लफ्रेंड से बात करे। और अब बात जरा उस जन जागरण की कर ले जो अहमदाबाद की आयशा की आत्महत्या के बाद पूरे देश में हो रहा है। दहेज पूरे देश की और हर धर्म की समस्या है, लेकिन आवाजें अभी सिर्फ मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से उठ रही है। 2 दिन पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने खरी खोटी सुनाई थी और अब मस्जिदों से भी दहेज लेने को हराम बताया जा रहा है। आप देखिए ये तस्वीरें। सुकून से जाना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो 2 तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। महज 23 साल की आयशा ने यह सोचा भी नहीं होगा कि उसकी खुदकुशी मुस्लिम समाज के लिए जन जागरण साबित होगी। मेरे से गलती कहाँ रह गई? माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कई कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। जिस अंदाज में आयशा ने वीडियो बनाकर खुदकुशी की, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। बाद में यह खुलासा हुआ कि आयशा का पति लगातार दहेज की मांग करता था, इसीलिए अपने समाज के ऐसे दहेज लोभियों पर पहले असदुद्दीन ओवैसी भड़के और अब लखनऊ में जुमे की नमाज में दहेज लेना या मांगना हराम बताया गया है। दहेज का मुकाबला करना मुकम्मल तौर पर गैर शरई है, नाजायज है।
और न सिर्फ ये कि नाजायज है बल्कि हराम है। मजहब इस्लाम में इस बात की वजाहत की गई कि मर्दों कि वो अपनी सलाहियत से रोजी रोटी कमाएं और अपनी बीवी और बच्चों के जो हुकूक हैं उनको अदा करें। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो दहेज मांगेगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जुमे की नमाज में हुई इस तकरीर से इस बुराई में कमी आएगी। कि जुमे की नमाज में जो कुछ भी कहा जाता है लोग उसको रिलीजियसली सुनते हैं, रिलीजियसली फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा हम लोग को पूरी उम्मीद है कि अगर इस सिलसिले में मस्जिदों के जरिए से मेहनत की जाएगी तो इसमें कामयाबी मिलेगी। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी भी आयशा की मौत के बहाने दहेज लोभियों को खरी खोटी सुनाकर देश भर के हीरो बने हुए हैं। कितने औरतों को तुम मारोगे? कैसे तुम मर्द हो जो बच्चियों को मार रहे हो, उनकी जानें ले रहे हो? क्या तुम में इंसानियत मर चुकी है? तुम कहते हो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। अरे शर्म से डूब मरो। तुम रसूलुल्लाह के उम्मती हो और अब बच्ची को मारते हो, उस बच्ची से जहेज का मुतालबा करते हो। अरे इस्लाम में जहेज का मुतालबा करना हराम है, हराम है, हराम है। ओवैसी की कही बातों पर उनकी तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि दहेज की ये समस्या सिर्फ मुसलमानों की हो ऐसा नहीं है। ये पूरे देश के सभी धर्मों की समस्या है, लेकिन मुख्य तौर पर दहेज वाली ये कुरीति 5 राज्यों में ज्यादा है। साल 2019 में देश में कुल 7,115 दहेज हत्याएं हुई, जिसमें से सिर्फ 5 राज्यों में 4,976 दहेज हत्याएं हुई। ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, जहां कुल दहेज हत्याओं के 70% मामले हुए हैं। दहेज एक सामाजिक बुराई है और कुछ राज्यों में तो लड़के की नौकरी और पद के हिसाब से दहेज की मांग की जाती है। जैसे बैंक पीओ के लिए 10 से 30 लाख रुपए, बैंक क्लर्क के लिए 7 से 10 लाख रुपए, प्राइवेट नौकरी है तो 4 से 10 लाख रुपए कैश और गाड़ी, लड़का क्लास 2 ऑफिसर है तो दहेज 15 से 20 लाख रुपए मांगा जाता है, लड़का अगर आईपीएस है तो 50 से 75 लाख रुपए तक का रेट है, और अगर लड़का आईएएस है तो 60 लाख से 2 करोड़ तक की मांग होती है। इसीलिए इस बुराई का खात्मा जरूरी है।